हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी सीरीज। सो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सिलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस विच इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो देखो न्यूक्लियस। सबसे पहले जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी ना, स्टार्टिंग में हमने डिस्कशन किया था कि कौन से ऑथर्स या फिर किसने क्या कौन सी टर्म कॉइन की थी। ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियस जो टर्म है वो भी हमने स्टडी की थी। तो जो न्यूक्लियस टर्म है वो की थी डिस्कवर की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, न्यूक्लियस इन्होंने देखा कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है, हमने पहले ही स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके से इस न्यूक्लियस के अंदर में ना कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, ऐसे बिखरे हुए स्कैटर्ड फॉर्म में। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर इनको हम डाई करते हैं, स्टेन करते हैं किसी डाई से, तो क्या रिजल्ट निकलता है। तो उन्होंने पाया कि कुछ इस तरीके से हम पढ़ेंगे लेटर ऑन व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट दिस स्ट्रक्चर। ओके, क्रोमेटिन। तो ये कुछ स्टेन करने के बाद में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले जिनको टर्म बोला गया क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन वर्ड है, ये जो क्रोमेटिन वर्ड है ये दिया था फ्लेमिंग ने। तो दो चीजें क्लियर हुई कि न्यूक्लियस किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, और टर्म क्रोमेटिन दिया था फ्लेमिंग ने। ओके, सो देखो इस तरीके से ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, हमने क्या देखा कि कंप्लीट एक सेल की स्टडी की थी जिसमें जो ऑलमोस्ट जो पार्ट रहता है वो कवर करता है कौन, न्यूक्लियस। मतलब लार्ज अमाउंट में हम बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर ये एक सेल मान लीजिए, इस सेल के अंदर में बड़ा सा ये क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की स्टडी आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या है कि ये जो सबसे पहले आउटर जो मेम्ब्रेन होती है ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि कॉन्टिन्यूस होती है इस तरीके से। लेकिन जब हम ये प्रोसेस होता है तो वहां पर क्या है, ये इस तरीके से कुछ पोर्स क्रिएट कर देते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जो कि हेल्प करता है कि भाई ये न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है, ये न्यूक्लियस के बाहर का मटेरियल है। बाहर में कौन है, यहाँ पर कौन था हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड फिल्म मैट्रिक्स था, और ये अंदर में कौन है, न्यूक्लियस। यहाँ पर जो प्रोसेस होता है डिवीजन का, तब क्या होता है कि यहाँ से कुछ पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। जो पोर्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं कि भाई जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है और जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल है उन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करता है। बैरियर का काम कौन करेगा, न्यूक्लियर पोर काम कर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काम करेगा। ठीक है, तो ये कर क्या रहा है, यहाँ से इन चीजों को इन और आउट करवा रहा है। ठीक है, कौन, न्यूक्लियर पोर की हेल्प से। अब यहाँ पर ये तो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये इनर की साइड में है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही हमारा जैसे ये है इस तरीके से। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी की थी तो अब आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि न्यूक्लियस से ये अटैच होते हुए, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी से अटैच होते हुए क्या निकल रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहे थे, जिनके ऊपर में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लियर हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या रहता है कि ये आउटरमोस्ट लेयर होती है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। मींस कि इस जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। यहाँ देखो ये और ये दो लेयर्स में। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से एक्सटेंशन होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, जिसके ऊपर में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ, ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का, ये जो स्पेस रहता है इसे कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये जो स्पेस रहता है वो 10 to 50 नैनोमीटर का रहता है। ठीक है, तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस इन दोनों के बीच में एक स्पेस है जो कि 10 to 50 नैनोमीटर का होता है। अब जैसे मैंने बताया था कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं क्रोमेटिन। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पर जो मैंने ब्लैक में पूरे में इस तरीके से शो किया है, ये रैंडमली स्कैटर्ड है। ठीक है, ये होते हैं क्रोमेटिन। लेटर ऑन ये जब डिवीजन होगा तब ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो यहाँ पर हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। ये चीजें क्लियर हुई। अब ये ठीक है, यहाँ पर है भाई ये न्यूक्लियर पोर,
ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जैसे कि साइटोप्लाज्म था एक फ्लूइड फिल्म मैट्रिक्स था, ठीक इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसके अंदर में क्रोमेटिन फाइबर्स होती हैं और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर क्लियर होता है। क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर में तो एक ज़्यादातर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम बोल दिया जाए कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जिनके अंदर में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स एंड सिव ट्यूब्स ऑफ, ठीक है। तो ये जिनके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता वो एरिथ्रोसाइट्स और सिव ट्यूब सेल्स होते हैं। जिनके कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके अंदर में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो वो उन्हें कहते हैं बाइन्यूक्लियट, जो कि एग्जाम्पल है पैरामीशियम के अंदर, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर में मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मल्टी न्यूक्लियट, जो कि एल्गे और फंगी के अंदर होते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हुई कि अगर भाई न्यूक्लियस नहीं है तो वो सिव ट्यूब्स में और एरिथ्रोसाइट्स में होंगे। अगर बाइन्यूक्लियट मीन्स कि 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो किसके अंदर होगा, पैरामीशियम के अंदर। और अगर मोर देन 2 मीन्स कि मल्टी न्यूक्लियट है तो वो किसके अंदर होगा, एल्गे एंड फंगी के अंदर। तो ये हमारा न्यूक्लियस क्लियर हुआ, ये स्ट्रक्चर था, हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अपने को क्लियर हुआ है। अभी क्या है, ये है जब डिवीजन होगा तो क्या होगा, इसके ये टाइप्स होंगे। तो टाइप्स में हमारे 4 टाइप्स रहने वाले हैं। टाइप्स में देखो, सबसे पहले टीलोसेंट्रिक, फिर है एक्रोसेंट्रिक, थर्ड वन इज सब मेटासेंट्रिक एंड फोर्थ वन इज मेटासेंट्रिक। यहाँ ये किसके बेसिस पर डिवीजन है इनका, मीन्स कि ठीक है भाई, ये जो यहाँ पर ये कंप्लीट क्रोमेटिन जो था, ठीक है, क्रोमेटिन स्कैटर्ड थे इनके अंदर में। जो ये न्यूक्लियस होता है ना, बेसिकली इसका काम क्या होता है कि इसके अंदर में ना हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। तो वो कहाँ पर, ये क्रोमेटिन जो है यहाँ पर, यहाँ इस न्यूक्लियस के अंदर में अपना जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है जो कि डीएनए के फॉर्म में होता है, मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक मदर सेल है, जब डिवीजन होगा तो यहाँ से ये ब्रेक होकर किसमें, 2 में टूटेगा, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्दर डिवीजन होने के बाद में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ। तो जनरेशन टू जनरेशन जो पास ऑन होता है, जो जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होता है उसे हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये मदर सेल है, ठीक है, और ये 2 डॉटर सेल्स है। अब हुआ क्या कि जो भी मटेरियल था, उसके अपने पास में 46 क्रोमोसोम्स हैं। जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो फर्दर मीटिंग के बाद में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा स्पर्म और ओवम के साथ में, एग के साथ में, जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद लेटर ऑन जो लंबा प्रोसेस होने के बाद कंप्लीट जो प्रोसेस होगा उसके बाद क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि जो 46 क्रोमोसोम्स थे एक्स और वाई या फिर एक्स एक्स, इस तरीके से ये डिवीजन होने के बाद ये क्या बनाएगा, या तो एक्स एक्स बनाएगा या फिर एक्स वाई बनाएगा, मतलब कि या तो फीमेल बनाएगा या फिर मेल बनाएगा, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे डिवाइड हो रहा है, मतलब कि मेन जो डिवीजन हो रहा है वो हो किसका रहा है, तो वो जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन। तो ये जेनेटिक मटेरियल फिर कैरी कौन कर रहा है, तो ये कैरी करता है हमारा न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। कुछ हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए के काम आता है, कुछ नॉन हिस्टोन्स भी मिलने वाले, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी मिलने वाले। तो ये सारे के सारे मिलेंगे कहाँ, वो यहाँ मिलने वाले। सो आई होप सो कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। नाउ वी विल मूव ऑन टू टाइप्स। टाइप्स में ये जो सेंट्रोमेयर है जो कि एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि स्टार्टिंग में हमको ये इस तरीके से नजर आता है। ये जो ऊपर में मैंने आपको शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म दिखाए हैं, ये क्या है कि ये इसके एक्सटेंशंस हैं, इसी के बेसिस पर इसके 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पर ये देखो, ये जो पोर्शन रहता है ये शॉर्ट आर्म है बिल्कुल ही, और ये इसकी लॉन्ग आर्म है, ठीक है। तो ये टीलोसेंट्रिक, ये सेंट्रोमेयर के बेसिस पर कि सेंट्रोमेयर शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म के कितने नजदीक है, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल नजदीक है शॉर्ट आर्म के, तो ये फर्स्ट पार्ट है टीलोसेंट्रिक। लेटर ऑन जब हम देखते हैं तो इसी को देखो, ये इसकी आर्म देखो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है और शॉर्ट आर्म और बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्रोसेंट्रिक,
लेटर ऑन सब मेटासेंट्रिक, जिसके अंदर में इस तरीके से शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म बड़े हो जाते हैं साइज में। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म का, तो लॉन्ग आर्म इसकी बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो मेटासेंट्रिक होता है उसके अंदर में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से हमने सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोला है, ठीक है उसी तरीके से मेटासेंट्रिक के अंदर में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है सैटेलाइट का। इस तरीके से हम दिखाएंगे नोग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जो शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म है उनकी लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है। हम बोल सकते हैं कि एकदम सेम मेजरमेंट की लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आर्म होती है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा इसके चारों पार्ट्स, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड लास्ट वन इज मेटासेंट्रिक। तो ये इसके टाइप से रहते हैं। तो न्यूक्लियस में हमने क्या स्टडी किया कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, किस तरीके से न्यूक्लियस को कॉइन किसने किया है, मल्टी न्यूक्लियट, बाई न्यूक्लियट और किसी के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं, वो सारी चीजें हमने यहाँ क्लियर की। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, किसके फॉर्म में होता है, किस तरीके से रहता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ क्लियर की हैं। लास्ट में हमने टाइप्स इसके स्टडी किए। टाइप्स के अंदर में हमने टेलोसेंट्रिक पढ़ा, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये चार इसके इस तरीके से हमने पार्ट स्टडी किए। एक लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं, ये 1 से 2 लाइन में हम बोलेंगे कि ये सभी प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर में प्रेजेंट होती है, कुछ बेसल बॉडीज होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसके बाद में अभी आपको कोई भी क्वेरी आई है या फिर कोई भी ऐसा डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। आई विल मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय।